हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करते हैं हॉल प्रभाव की, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट ये होता क्या है? बेसिकली हमारे पास अगर कोई एक मेटालिक सीट है, उस सीट पे हम उसकी अगर अक्ष वाई और जेड, अगर 3 डायमेंशनल सॉलिड है मेटालिक, उसकी अक्ष वाई जेड डायरेक्शन के अंदर हम यदि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम उस पर क्या लगाते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह करते हैं। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। तो जो तीसरी डायरेक्शन है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, हॉल प्रभाव कहते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक मेटालिक सीट है, वो ये है, और इस मेटालिक सीट पे हमने क्या कर रखा है, इसको किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इसको इस बैटरी से जोड़ दिया है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसमें इस दिशा में धारा कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है। तो देखो हमने क्या किया है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये क्या है, ये सीट है, ठीक है, ये इस प्रकार से है। इसके इस एंड और इस एंड, इन दोनों एंड के ऊपर तो हमने क्या जोड़ दी, बैटरी, और इस डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया हमने, इस डायरेक्शन में लगा दिया है मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि ये जो डायरेक्शन है हमारी वो अक्ष डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन वाई है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। अर्थात ये हमारी क्या है, अक्ष डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जेड डायरेक्शन। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड किस में लगा हुआ है हमारा, जेड डायरेक्शन में, और करंट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, अक्ष डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जा रहा है। वो कैसे होगा, देखो उसको समझते हैं अपन। अब देखो आई करंट इसमें से फ्लो किया है हमने, इसका मतलब ये जो बैटरी हमने जोड़ी है, इस बैटरी की वजह से इस मेटेलिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन बहने शुरू हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो गया। ये आई की डायरेक्शन क्या है, ये है, मतलब इस मेटल के अंदर ये डायरेक्शन आई की है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस दिशा में गति करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आएगी, ये डायरेक्शन अक्ष है इसकी, वी एक्स वेलोसिटी आएगी, और इस वी एक्स वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड दिशा में लगा रखा है, तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, लोरेंज फोर्स। क्या लगेगा, लोरेंज फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होती है, Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होती है, जहां यहाँ पे आवेश कितना है, E इंटू वी क्रॉस बी की वैल्यू, V किस दिशा में है हमारा, अक्ष दिशा में है, और B किस में है, जेड में है। तो इन दोनों का गुणनफल किस दिशा में आएगा, Y दिशा में। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E इंटू वी कितना हो गया, वी एक्स इंटू बी जेड, और ये किस दिशा में आ रहा है, वाई दिशा में। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है, नेगेटिव है। तो जो डायरेक्शन आई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ये ऐसे चलेंगे तो ये ऐसे नहीं चल के ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इनको डेविएट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गया तो इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होना चाहिए, एक कुछ समय के पश्चात सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ और सारे के सारे जो हमारे क्या है पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है
और इस सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया है, तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है EH, जिसको हम ई होल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अब इन इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने से रोकेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई है होल की, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू ई होल, वो किसके बराबर आएगा, E इंटू वी एक्स इंटू बी जेड। ई से ई कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास E होल कितना आ गया, वी एक्स इंटू बी जेड। ये हमारे पास क्या आ गई है, समीकरण 1 आ गई है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ये हमारी आ गई है समीकरण 1 आ गई है। अब देखो हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए धारा घनत्व की परिभाषा से, अगर धारा घनत्व की परिभाषा हम लिखते हैं तो उससे हम जानते हैं क्या, धारा घनत्व की परिभाषा से जे एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई एन इंटू वी एक्स होता है। क्या होता है, ई एन इंटू वी एक्स होता है। तो यहां से अगर मैं वी एक्स निकालता हूं तो वो कितना आएगा, जे एक्स अपॉन ई इंटू एन। ये वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो ई एच इज इक्वल टू कितना आएगा, बी जेड इंटू जे एक्स अपॉन एन ई। या इसको मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं, ई एच अपॉन बी जेड डॉट जे एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई। और इस 1 अपॉन एन ई को हम क्या कहते हैं, होल कोफिशिएंट आर एच कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ई एच अपॉन बी जेड इंटू जे एक्स इज इक्वल टू आर एच, जो क्या है, होल कोफिशिएंट है। अर्थात इस होल कोफिशिएंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये होल कोफिशिएंट है, हमें किन किन चीज़ों के बारे में बता रहा है, क्योंकि देखो हमने डिफाइन किया है आर एच किसके बराबर है, 1 अपॉन एन ई के बराबर है। तो ये होल कोफिशिएंट हमें किसके बारे में बता रहा है, आवेश के बारे में और एन के बारे में। अर्थात अगर हम होल कोफिशिएंट किसी तरीके से मेजर कर लेते हैं तो हम क्या बता देंगे, इस मेटल के अंदर नंबर डेंसिटी कितनी है n, और आवेश किस प्रकार का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि आवेश पॉजिटिव रहेगा तो आर एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यदि आवेश नेगेटिव रहेगा तो आर एच की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब अगर मेटल है उसके अंदर होल के द्वारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल के द्वारा धारा का प्रवाह हो रहा है, तब तो आर एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा है तो आर एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसके साथ साथ ये होल कोफिशिएंट है वो हमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के बारे में भी बताता है। किसके बारे में बताता है, मोबिलिटी के बारे में बताता है। मोबिलिटी म्यू हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ये होता है वी अक्स अपॉन ई के बराबर होता है, ई अक्स के बराबर होता है। अगर अक्स डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो उसकी वजह से कितना उसमें वेग जनरेट होगा, उसका रेशियो हमें क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। तो यहां से हमें क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, तो वी एक्स अपॉन ई एक्स के बराबर ये आएगी। अब चूंकि हमने एक रिलेशन निकाल रखा है, कौन सा, जे एक्स वाला रिलेशन था हमारा, वो क्या था, ई एन इंटू वी एक्स था। अब हमें चाहिए म्यू की वैल्यू, तो इसके अंदर ई एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं या वी एक्स की वैल्यू हम रख दें इसमें समीकरण में, म्यू वाली में। इस म्यू की समीकरण में वी एक्स अपॉन ई एक्स, तो वी एक्स हमने यहां से निकाल रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी एक्स की वैल्यू पुट कर दें यहां से, तो क्या आएगा 1 अपॉन ई एक्स डॉट, वी एक्स की वैल्यू क्या है, ई एच अपॉन बी जेड है कि नहीं है, और ई एच की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, वो क्या है, ये है। तो ये ई एच की भी यहां रख दें, तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन ई एक्स डॉट
बी जेड इंटू ई एच की वैल्यू क्या है, बी जेड डॉट जे एक्स अपॉन एन ई। बी जेड से बी जेड कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया देखो म्यू इज इक्वल टू जे एक्स अपॉन ई एक्स डॉट 1 अपॉन एन ई आ गया। और जे एक्स अपॉन एन ई एक्स हमें पता है जे इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा ई, तो जे एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ई एक्स। तो जे एक्स अपॉन ई एक्स किसके बराबर हो गया, म्यू के, तो सॉरी सिग्मा के, तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 अपॉन एन ई। और 1 अपॉन एन ई क्या था, आर एच, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू आर एच। अर्थात हमें सिग्मा पता है धातु के लिए, आर एच पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे उससे, मोबिलिटी भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इस होल गुणांक की सहायता से, आर एच की सहायता से हम धातु के लिए क्या क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसे होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और सॉरी उसकी जो आवेश वाहक है उसकी नेचर कैसी होगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो होल, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन। इसके साथ हमने नंबर डेंसिटी निकाल ली आवेश वाहक की, और तीसरा हम क्या निकाल सकते हैं, उसके द्वारा मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं। अब लेकिन बात ये आती है कि हम इस होल कोफिशिएंट का मेजरमेंट कैसे करें, क्योंकि हम मेजरमेंट यहां तो कर नहीं रहे हैं। तो मेजरमेंट के लिए हम क्या कर दें, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक क्या लगा दें, वोल्ट मीटर लगा दें, जो क्या करेगा, होल वोल्टेज को मेजर करेगा। किसको करेगा, होल वोल्टेज को मेजर कर देगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, आर एच की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि हमें पता है, यहां से देखो इस समीकरण से आर एच किसके बराबर आ रहा है, इस समीकरण से हमारा आर एच आ रहा है ई एच अपॉन बी जेड इंटू जे एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब आर एच की वैल्यू कैसे, देखो क्योंकि अब हम सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। बी जेड हमने कितना लगाया हमें पता है, मेजरेबल क्वांटिटी है। जे एक्स हमने कितनी धारा प्रवाह कर रखी है आई, उससे जे एक्स आ जाएगा। और ई एच की वैल्यू हम यहां देखो, ई एच क्या है, ये है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वहां से हमारा क्या जाएगा, ई एच आ जाएगा। कैसे आएगा, अब हम मान लेते हैं ये जो सीट है इसकी थिकनेस कितनी है टी, और इसकी चौड़ाई कितनी है बी, और इसकी लंबाई कितनी है एल। अगर ऐसा है तो हमें पता है ई एच और वी एच में क्या रिलेशन आएगा, ई एच इज इक्वल टू आएगा हमारा वी एच अपॉन, ये कितनी दूरी है बीच में इनकी, अपॉन बी के बराबर। और जे एक्स हमें पता है, जे एक्स कितना होगा, आई एक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, आई हमारी क्या है, एक्स डायरेक्शन में धारा जो बह रही है वो आई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शन है। अर्थात अगर हमारी ये सीट थी तो इस सीट में करंट इस डायरेक्शन में बह रहा था, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है। तो ये क्या है, टी इंटू बी के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, बी इंटू टी, ये दोनों मान उठा के इसमें रख दें तो आर एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एच की वैल्यू कितनी है, वी एच अपॉन बी डॉट बी जेड है ही अपना, और आई की वैल्यू कितनी, जे एक्स की वैल्यू कितनी है, आई इंटू बी इंटू टी, तो बी से बी कैंसिल, आर एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी एच इंटू टी अपॉन बी जेड इंटू आई। ये क्या आ जाएगा हमारा, आर एच की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, होल कोफिशिएंट की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी तीसरी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।